दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, मुझे यकीन है कि नई परख के दर्शकों में बहुत से लोग बम्बई गए होंगे और उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के मुंबईकरों के साथ बातचीत भी सुनी होगी, की होगी। और उस बातचीत में उन्हें पता लगा होगा कि वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वाट लग गई, उसकी वाट लग गई। इस शब्द का मतलब क्या हुआ? इस शब्द का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर आफ़त आ गई या मैंने उसकी वाट लगा दी। यानी मैंने उसके साथ ऐसा किया जिससे वो मुश्किल में फँस गया। और इस शब्द का एक मतलब ये भी निकलता है कि इतनी ज़बरदस्त वाट लगाई कि वो बर्बादी की कगार तक पहुँच गया। इस वक़्त इस देश में अगर किसी एक व्यक्ति की वाट लगी हुई है, तो उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वाट लगाने वाले 2 हैं। एक वो जो उनके स्वघोषित और मोदी द्वारा स्वीकृत और घोषित दोस्त हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरे हैं, दुश्मन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, राहुल गांधी। ये दोनों मिलकर नरेंद्र मोदी की वाट लगा रहे हैं। दोनों अलग-अलग हैं। एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठा हुआ है, वाशिंगटन डीसी में बैठा हुआ है, और दूसरा बंदा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बैठा हुआ है, दिल्ली की संसद में बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक जुगलबंदी चल रही है, और वो जुगलबंदी ये है कि आइए हम दोनों मिलकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाट लगाएं। वो वाट कैसे लग रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप सोच के कुछ काम करते हैं कि मेरे इस काम से राहुल गांधी को फायदा होगा, या राहुल गांधी ये सोच के नरेंद्र मोदी के ऊपर अपनी आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हैं। इससे नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर खराब होगा और वो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले और भी ज्यादा झुक जाएंगे। ऐसा कुछ सोच के नहीं हो रहा है, लेकिन हालात इस तरीके के बन गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी एक दूसरे के साथ में एक अनपेक्षित, एक अनकही, एक अघोषित, एक अनियोजित जुगलबंदी कर रहे हैं, और उस जुगलबंदी का निशाना है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की वाट लगी हुई है। आइए हम देखते हैं कि ये वाट दोनों तरफ से कैसे लग रही है। दोस्तों, ट्रंप जो कुछ भी बोलते हैं, राहुल गांधी उसका इस्तेमाल करके मोदी के ऊपर अटैक करते हैं, और उन्होंने एक फ़िक्रा गढ़ा है जिसका मैं भी कई बार ज़िक्र कर चुका हूँ, वो फ़िक्रा है नरेंद्र सरेंडर। आज उन्होंने लोकसभा के बाहर पत्रकारों को वो अपना बोर्ड भी दिखाया, इसमें लिखा हुआ था नरेंद्र सरेंडर। स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की राजनीति में भीतर तक घुसे हुए टिप्पणीकार, पत्रकार, जो अक्सर भाजपा को सलाह देते रहते हैं और भाजपा की पैरोकारी करते हैं, हिंदुत्व की पैरोकारी करते हैं, वो इस परिस्थिति से बहुत चिंतित हैं। उन सबका मानना ये है कि जिस तरीके से भाजपा संसद में व्यवहार कर रही है, इस तरीके से सरकारी पार्टी संसद में व्यवहार कर रही है, उससे, और नरेंद्र मोदी संसद में जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है, तो वो राहुल गांधी को हो रहा है। मैंने आज ही एक वीडियो सुना है जिसमें एक स्वघोषित स्वयंसेवक, जो संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं, कह चुके हैं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, और वो मानते हैं कि वो अपने पत्रकारी अनुभव के कारण भाजपा और संघ की राजनीति को बहुत नजदीकी से जानते हैं। उनका कहना था कि राहुल गांधी आज अगर नेशनल लीडर बन गए हैं, तो इसका सारा श्रेय नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जाना चाहिए। बीजेपी के नेता राहुल को मोदी के बाद दूसरे नंबर का राष्ट्रीय नेता मानने लगे हैं। फिर वो उसका सबूत देते हैं कि राहुल राष्ट्रीय नेता कैसे बने हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो वो खुद उसका प्रमाण देते हुए बताते हैं कि आज दिन जब मैंने पता लगाया कि सोशल मीडिया पर, पूरे इंटरनेट में भारतीय लोग कौन सा शब्द सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, किस लफ्ज की सबसे ज्यादा खोज कर रहे हैं, तो पता चला कि 8 मिलियन लोग, यानी 80 लाख लोग एक ही लफ्ज की खोज कर रहे हैं, और वो लफ्ज है राहुल गांधी। इसके बाद उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक टी-शर्ट पहनकर वो
सदन में जाते हैं और उन्होंने एक खास तरह की अ, स्टाइल बना ली है। इस तरह गांधी जी ने आधी धोती पहन कर एक स्टाइल बनाई थी अपनी, उसी तरह राहुल गांधी ने भी एक स्टाइल बना ली। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक-एक करके दस्तावेज जारी हो रहे हैं और वो सारे दस्तावेज कांग्रेस के हाथ में वो बारूदी मसाला हैं, जिनका इस्तेमाल करके राहुल गांधी और कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और बड़ा राष्ट्रीय स्तर का किसान आंदोलन करवाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। इस वक्त स्थिति यह है कि पूरे देश में किसान जो भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है, उसको लेकर उबल रहा है। अब सवाल ये है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ट्रंप तो नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहते हैं। ट्रंप का एक बहुत पुराना वीडियो क्लिप जारी हुआ है, जो कि आग की तरीके से पूरे नेट पे फैल गया है। उसमें ट्रंप कह रहे हैं कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। मोदी इज़ अ ग्रेट मैन। यहाँ से वो बात अपनी शुरू करते हैं और फिर बाद में कहते हैं, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय मोदीज़ पॉलिटिकल करियर। आप सोचिए, मोदी इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ माय वेरी गुड फ्रेंड, बट आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर। मोदी एक बड़े महान आदमी हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं उनका राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन ट्रंप कर क्या रहे हैं? ट्रंप ठीक-ठीक वही कर रहे हैं जिसको कहते हैं मोदी के राजनीतिक करियर की वाट लगाना। अब मैं आपको एक-एक करके बताता हूं। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर, अमेरिका का राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करता है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दस्तखत किया था। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा था कि चूंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इस तेल खरीदने के जरिए वो रूस का यूक्रेन के खिलाफ युद्ध है, उस युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, इसलिए हम भारत के ऊपर दंड स्वरूप 25% टैरिफ लगाते हैं। अमेरिका भारत को कोई दंड दे सकता है, यही भारत की प्रभुसत्ता का सबसे बड़ा अपमान था। और अब भारत अमेरिकी जो वाणिज्य संधि होने जा रही है, अभी हुई नहीं है बल्कि होने जा रही है, उसके तहत ट्रंप ने एक और एग्जीक्यूटिव डील साइन की है, जिसमें ट्रंप ने साफ तौर से लिखा है कि अभी हम वो 25% टैरिफ हटा रहे हैं जो हमें दंड स्वरूप लगाया था, क्योंकि भारत ने मान लिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर भारत ने रूस से तेल खरीदा तो फिर से हम ये दंड स्वरूप टैरिफ लगा देंगे। अब आप कल्पना कीजिए, करेला और नीम चढ़ा, पहले ही से अपमान कर चुके थे और अब उस अपमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बेइज्जती की कोई सीमा नहीं होती। भारत की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और संप्रभुता की एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इससे ज्यादा अपमान कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी होते हुए नहीं देखा। अब 6 तारीख को भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त दृष्टिकोण पत्र के ऊपर दस्तखत हुए थे। उस दस्तखत के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कई दावे किए और एक दावा यह था कि भारत के कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया गया है। हमने फायरवॉल लगा दी है ताकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को भारत कृषि क्षेत्र को कोई नुकसान ना हो। लेकिन आज व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की है, एक तथ्यात्मक दस्तावेज जारी किया है, जिसने भारत के वाणिज्य मंत्री के सारे दावों को धूल धूसरित कर दिया है, धराशायी कर दिया है और नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। और उस कटघरे के सामने भारत के 60% किसान खड़े हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चार्जशीट पढ़ रहे हैं। वो चार्जशीट क्या है? उस फैक्ट शीट में लिखा हुआ है। उस फैक्ट शीट को देखिए। उस फैक्ट शीट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अमेरिका ये मानता है कि भारत का 1 अरब 40 करोड़ लोगों का पूरा बाजार उसके लिए खुल गया है। इसमें कृषि संबंधी बाजार भी है। दूसरी तरफ यह भी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि रूस के साथ में भारत का कोई भी ऊर्जा संबंधी यानी तेल खरीदने संबंधी कोई भी व्यापार नहीं होगा। ये भारत ने उनको गारंटी कर दी है। यानी रूस के ऊपर अमेरिकी वीटो भारत ने पूरी तरीके से मान लिया है। फिर लिखा है कि हमने 25% दंडात्मक टैरिफ हटा दिया है, बाकी 25% टैरिफ को हम 18% कर देंगे। कर नहीं दिया है बल्कि कर देंगे। जब डील उनकी मर्जी के मुताबिक दस्तखत हो जाएंगे डील के ऊपर, तब उसको कर देंगे। अब आइए उसके बाद उस असली बात के ऊपर,
जहां पर पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की वाट लग जाती है, और वो ये है, एक शब्द है डीडीजीएस। डीडीजीएस क्या है? भारत अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती हैं, मक्का की, चावल की भी होती हैं, और सोयाबीन की भी होती हैं। इन जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में से जो मक्का निकलता है, उसको प्रोसेस करके उसके अंदर से एथेनॉल निकाला जाता है। वो एथेनॉल पेट्रोल में, डीजल में मिलाया जाता है। उस एथेनॉल के निकाले जाने के बाद जो चीज बचती है, उसको डीडीजीएस कहते हैं। ये डीडीजीएस खाया मनुष्य नहीं खाते, लेकिन इससे पशुओं को खिलाया जाता है, पशुओं के चारे के तौर पे खिलाया जाता है। चूंकि ये जीएम फसलों, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का डीडीजीएस है, इसलिए इस डीडीजीएस में जो जो बचा डीडीजीएस के रूप में जो बचता है, उसके अंदर भी जीएम वाले तत्व रहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड तत्व रहते हैं। सभी कृषि विशेषज्ञों का, चाहे वो भाजपा के पक्ष में हो, चाहे वो बाजार के पक्ष में हो, खिलाफ हो, कोई भी हो, किसी भी तरह के आप कृषि विशेषज्ञ से बात कर लीजिए, सारे कृषि विशेषज्ञ इस वक्त पूरे देश में एक मत हैं कि अगर जीएम फसलों का डीडीजीएस भारत आया, तो भारत की पूरी कृषि नीति पर अपने आप में आमूल-चूल परिवर्तन करने का दबाव पड़ेगा। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, क्या-क्या उसके खराब नतीजे होंगे। पहला, पूरी कृषि नीति बदलेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये तो एक दीर्घकालीन नतीजा है। जो अल्पकालीन नतीजे होंगे वो क्या होंगे? मंडियों में कृषि उत्पादों के दाम गिर जाएंगे, किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ेगा, खेती छोड़कर शहरों में जाकर छोटे-मोटे धंधे, रोजगार अपनाने का दबाव किसानों के ऊपर पड़ेगा, तेल मिलें बड़े पैमाने पर बंद होंगी, और जो निष्कर्ष निकले हैं कृषि विशेषज्ञों द्वारा, उनका कहना है कि तिलहन के क्षेत्र का संहार हो जाएगा। तिलहन के क्षेत्र का संहार हो जाएगा, यानी सोयाबीन तेल और पाम ऑयल जब अमेरिका से आयात होगा, तो तिलहन के क्षेत्र का संहार होगा। सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, ये सब क्षेत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। फल और मेवा उगाने वाले छोटे किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद इस फैक्ट शीट में एक और बात लिखी हुई है, उसको भी सुनिए ध्यान से। फैक्ट शीट में लिखा हुआ है कि इन सब के अलावा लिखा हुआ है कि कुछ अतिरिक्त उत्पाद भी हैं जिनके लिए भारत अपना बाजार खोलने के लिए राजी हो गया है। वो अतिरिक्त उत्पाद क्या हैं, ये धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन भारत के तमाम किसान संघों का ये मानना है कि ये अतिरिक्त उत्पाद हैं गेहूं, चावल, दाल और इसी तरह के अन्य बहुत जरूरी खाद्य पदार्थ। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है, ये ट्रेड डील किस तरीके से, अगला लोकसभा चुनाव तो बहुत दूर है, अगले 6 महीने के अंदर अंदर इस सरकार के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी आफत लाने के लिए जा रही है, और उस आफत में विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा? क्या कहने की जरूरत है? विपक्ष का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में होगा। आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को के प्रति अविश्वास व्यक्त करने वाला नोटिस दिया जा चुका है। उस नोटिस में केवल 2 व्यक्तियों के दस्तखत करने की जरूरत थी, लेकिन उसमें 102 सांसदों के दस्तखत हैं। तृणमूल कांग्रेस ने दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हम पूरी तरह से इस नोटिस के साथ में हैं। उसमें तृणमूल खड़गन ने भी दस्तखत कर दिए हैं। विपक्ष राहुल गांधी सदन के अंदर राहुल गांधी के साथ में तकरीबन पूरा विपक्ष कमर बांधकर उनके साथ में खड़ा हुआ है। सवाल इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर तबाह करने पे आमादा है। इस बात को समझने की जरूरत है। इसके लिए मैं एक प्रकरण आपके सामने पेश करता हूं। सितंबर 2024 में सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी क्वाड के शिखर सम्मेलन में अमेरिका गए थे। उस वक्त राष्ट्रपति थे बाइडेन, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे। तो जब
डोनाल्ड ट्रंप को पता चला कि नरेंद्र मोदी अमेरिका आने वाले हैं, उनका परम मित्र अमेरिका आने वाला है, तो उन्होंने एक पब्लिक रैली में घोषणा की कि वो मोदी से मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद थी कि उनकी इस घोषणा के बारे में जब मोदी को जानकारी मिलेगी, तो मोदी का स्टाफ उनके स्टाफ से संपर्क करेगा और दोनों के बीच में एक अपॉइंटमेंट तय होगा और उस अपॉइंटमेंट के तहत इन दोनों की एक औपचारिक या अनौपचारिक भेंट होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे ऐसा होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की आवश्यकता नहीं थी। वो राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती का दम भरते रहते थे। वो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले। उनके स्टाफ ने डोनाल्ड ट्रंप के स्टाफ से कोई संपर्क नहीं किया। वो उनसे मिले बिना ही क्वाड के शिखर सम्मेलन में लौटकर भारत लौट आए, भारत चले आए। अमेरिका के किसी विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, भारत के किसी विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, वो सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने वो हरकत नहीं की होती, तो मन ही मन डोनाल्ड ट्रंप ने ये ना सोचा होता कि मैं इस आदमी को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। इसीलिए वो कहते हैं, जब वो कहते हैं, मान के चलिए, जब वो कहते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय द नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल कैरियर, ये उन्हें कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जरा सोचिए, उनके मन के अंदर क्या है, इससे अंदाजा लगता है। ये कहते हुए कि मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद नहीं करूंगा, वो दरअसल नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर को बर्बादी की तरफ ही धकेल रहे हैं लगातार। उन्होंने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और तब से लेकर अब तक 1 साल से कुछ ज्यादा का समय हो चुका है। उन्होंने एक भी कदम ऐसा नहीं उठाया है जिससे नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर को कोई लाभ हो। वो हर कदम पे नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं पुरानी बातों का जिक्र नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मैंने युद्ध विराम कराया था। मैं उन सब बातों का जिक्र नहीं करूंगा, उस पर बहुत चर्चा हो गई है। नई बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैक्ट शीट के गर्व से भारत में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन पैदा होने जा रहा है। उससे जो एंटी इनकम्बेंसी बनेगी, उसका लाभ केवल एक ही व्यक्ति को होगा, वो है राहुल गांधी। एक ही पार्टी को होगा, वो है कांग्रेस, और बाकी सारी उन विपक्षी पार्टियों को भी लाभ होगा जो कि इंडिया गठबंधन के साथ 2024 के चुनाव से पहले जुड़ी हुई थी। कितना ताज्जुब होता है देखकर कि राजनीतिक घटनाक्रम कुछ इस तरीके से चलता है कि हम लोग समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, और देखते देखते जिन लोगों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, उन लोगों के बीच में एक अनिवार्य सा संबंध बनता हुआ दिखाई पड़ने लगता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि राहुल और ट्रंप के बीच में एक जुगलबंदी होगी, एक ऐसी जुगलबंदी होगी जो एक सड़सी की तरह नरेंद्र मोदी पर दोनों तरफ से दबाव डालेगी और नरेंद्र मोदी को पीस देगी। इस वक्त नरेंद्र मोदी वैसे ही काफी परेशान है, और जब से ये ट्रेड डील हुई है, कितना भी प्रचार कर रहे हैं, कितना भी झूठ बोल रहे हैं, क्या-क्या नहीं कह रहे हैं, जो तथ्य हैं उनसे इनकार किया जा रहा है। सब लोग लगे हुए हैं झूठ बोलने में। एक आदमी बहुत चुप है, एक ही बयान दिया है उसने, वो है भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एक बयान उन्होंने ज़रूर दिया, वो भी काफ़ी कहने पे दिया और देर में दिया। लेकिन वो भी जानते हैं कि इस ट्रेड डील से भारत के कृषि क्षेत्र को क्या होने वाला है। दोस्तों, ये एक ऐसा क्षण है जब हम लोग ये समझ लें कि नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी का जो डोनाल्ड ट्रंप वाला अध्याय है, किस तरीके से उनके राजनीतिक अध्याय का के पटाक्षेप का कारण बन सकता है। और ये राहुल गांधी के सत्ता की तरफ जाने का एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। अगर आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसलिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ कई तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख का चैनल का हिस्सा बनेंगे और आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।